Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdur Rahman from Cadet College Fateh Jang and I welcome you all into our lecture number 3 of ECAT and MCAT preparation. I hope that you had splendid Eid al-Fitr. Our lecture start with the chapter number 5, that is fluid dynamic. The notes are already sent to you. Dear cadets, it's dynamic mean in motion. All the fluids in motion. Dear cadets, we will study about the fluids in motion. तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपनी जो हमारे पास फर्स्ट ड्रिल है उसकी तरफ। तो हमने ये पढ़ रखा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ हनी। हनी हमारे पास शहद है, तो शहद की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपके पास जो इंटरलेयर फ्रिक्शनल फोर्स होती है किसी भी फ्लूइड की, फ्लूइड्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है लेयर्स की, तो उसको आप विस्कोसिटी कहते हैं। तो हनी की इज ग्रेटर ज्यादा होती है किससे? मिल्क, अल्कोहल, पेट्रोल, वाटर। तो वाटर से ज्यादा होती है। स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल इफ द बॉडी हैज, तो हमने ये 6 चैप्टर में अपनी बुक के अंदर पढ़ रखा है कि स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होता है जब आपके पास बॉडी की शेप जो है वो स्फेरिकल हो, गोल हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू मोशन थ्रू हॉरिजॉन्टल सरफेस, मोशन थ्रू फ्री स्पेस और मोशन थ्रू विस्कस मीडियम। तो आपके पास फ्री स्पेस में भी नहीं है क्योंकि फ्री स्पेस में आपके पास फ्लूइड नहीं होता। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो वो भी फ्लूइड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं। कैरेट्स विस्कस फ्लूइड से मुराद आपके पास वो फ्लूइड्स होते हैं जो इजीली आपके पास मूव ना कर सके। स्टोक्स लॉ हमारे पास जो है वो उन्हीं फ्लूइड्स पे एप्लीकेबल होता है। नंबर 4, व्हेन बॉडी मूव विद टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, जब किसी कोई भी चीज भी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करने लगती है तो उसकी एक्सेलरेशन आपके पास 0 हो जाती है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी और नीचे से लगने वाली जो एक्सेलरेशन है, जो फोर्स है, बल्कि फ्रिक्शनल फोर्स है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं और एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपके पास हमने पढ़ रखा है कि Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद r का स्क्वायर। तो आपके पास स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ बॉडी, डायमीटर रेडियस आपके पास आ गया। तो Vt टर्मिनल, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी, T फॉर टर्मिनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद रेडियस का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय, तो ड्रैग फोर्स को एक्सप्लेन करता है हमारे पास स्टोक्स लॉ। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल देन, इनकम्प्रेसिबल वो चीज होती है जिसकी डेंसिटी आपके पास सेम होती है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। डियर कैडेट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रिल है उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि बर्नौली इक्वेशन कौन से फ्लूइड्स पे एप्लीकेबल होती है, लेमिनर पे या टर्बुलेंट पे। लेमिनर तो हम पढ़ चुके हैं कि वो फ्लूइड जो बिल्कुल सीधा फ्लो कर रहा हो, जिसका हर पॉइंट दूसरे पॉइंट को फॉलो कर रहा हो, जबकि टर्बुलेंट आपके पास इरेगुलर फ्लूइड होता है। तो क्या ये किस पे अप्लाई होता है? तो ये दोनों पे अप्लाई होता है। दोनों पे इस वजह से अप्लाई होता है, लेमिनर पे तो होगा ही होगा। जो टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट में कभी कभी कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो बिल्कुल सीधा फ्लो कर रहा होता है, तो इस वजह से ये दोनों फ्लूइड पे एप्लीकेबल हो सकती है। द ब्लड फ्लो इज फ्लो रेट एट डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर जब एक होता है सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। डायस्टोलिक बिल्कुल जो निचला आपके पास होता है ब्लड प्रेशर, एक होता है बिल्कुल हाई, एक होता है लो। तो लो पे आपके पास लेमिनर, बिल्कुल आराम से ब्लड जो है वो फ्लो करता है। टर्बुलेंट तो तब होता है जब हाई ब्लड प्रेशर पे होता है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, द कांस्टेंट इज इक्वल टू, अब आप देखें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A इसमें एरिया है, V इसमें वेलोसिटी होती है। तो A और V अगर आपके पास हो सिर्फ, तो ये कांस्टेंट, तो ये A V आपके पास किसके बराबर होता है? ये फ्लो रेट होता है। किसी भी फ्लूइड के मूव करने का जो रेट, किस जगह से कितना फ्लूइड जो है वो एक वक्त में पास हो रहा है, तो ये फ्लो रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमेशा याद रखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मिसाल है, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मिसाल। बर्नौली इक्वेशन के अंदर एनर्जीज का इस्तेमाल होता है, पोटेंशियल और काइनेटिक, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे एप्लीकेबल है, जबकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। नंबर 5, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज व्हेन द प्रेशर इज, एक चीज बढ़े, हमने बर्नौलीज इक्वेशन ये पढ़ी है कि एक चीज बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही होती है। तो हमारे पास वेलोसिटी फ्लूइड की इंक्रीज हो रही होती है तो प्रेशर लाजमी बात है हमारे पास लो होता है। अ मैन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन मे फॉल्स,
टूवर्ड्स द ट्रेन। बर्नौलीज इक्वेशन यही कहती है कि जब दो चीजों के दरमियान स्पीड बढ़ जाती है, प्रेशर लो हो जाता है। तो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन तेजी से मूव कर रही है, प्रेशर जो है आपके पास कम हो जाएगा, स्पीड चूंकि तेज है तो बंदा ट्रेन की तरफ गिर जाएगा। बर्नौली इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग लॉ। कौन सा लॉ? अभी मैंने आपको बताया कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हासिल हो जाता है। अ चिमनी वर्क बेस्ट इफ एयर एक्सपोज्ड टू द चिमनी इज। ऊपर हवा अगर तेजी से मूव करे, देखें चिमनी क्या करती है, चिमनी आपके पास धुएं को लेके बाहर जाती है। धुआं कब बाहर जाएगा? जब ऊपर एयर जो है वो एयर स्पीड आपके पास ज्यादा होगी, मोर, तो प्रेशर लो होगा, प्रेशर कमरे में ज्यादा हो जाएगा, ऊपर लो हो जाएगा, तो सारे का सारा धुआं बाहर की तरफ चला जाएगा। तो डियर कैडेट्स, चैप्टर नंबर जो हमारे पास 5 था, इसमें यही 2 ड्रिल गिवन थी आपको, तो ये दोनों की दोनों ड्रिल मैंने आपको करा दी। इसमें कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और स्वीट कैंडीज आपने खुद सॉल्व करनी है। तो स्वीट कैंडी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो कि है ऑसिलेशन। अगर आप फर्स्ट ईयर की बुक की बात करें तो वहां पे ये चैप्टर नंबर 7 बनता है, जबकि यहां नोट्स के अंदर ये चैप्टर नंबर 6 है। Dear cadets, welcome back. Now we will start chapter number 7. Chapter number 7, actually it's chapter number 6 here, but in our first year book it's chapter number 7, that is oscillation. तो ऑसिलेशन आपके पास जो है वो वाइब्रेशन होती है। किसी भी चीज की मीन और एक्सट्रीम के दरमियान जो मोशन होती है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस मीन, और फिर इस तरीके से मीन से अगले एक्सट्रीम और अगले एक्सट्रीम से वापस मीन, तो ये आपके पास जो है ऑसिलेशंस होती हैं। तो इसके अंदर आपने टाइम पीरियड पढ़ना है कि इस एक कंप्लीट वाइब्रेशन को पूरा करने में जो वक्त लगे वो आपके पास टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन हो रही है, ऑसिलेशन, फिर इसके बारे में डिस्प्लेसमेंट है, और इसके साथ साथ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसके बाद फेज, फेज आपके पास वो स्टेट होती है कि वाइब्रेटरी मोशन किस वक्त किस जगह मौजूद है, वो पहले मीन पे है, पहले मीन से एक्सट्रीम पे है, दूसरे एक्सट्रीम पे है, या फिर मीन पे है। उसके बाद हुक्स लॉ आपको बताता है कि जब भी फोर्स लगाते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डियर कैडेट्स, अब हम मूव करते हैं अपनी जो फर्स्ट ड्रिल है उसकी तरफ। तो फर्स्ट ड्रिल में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है इन वाइब्रेटरी मोशन तो एनर्जी क्या करती है। तो हमने ये पढ़ा है कि वाइब्रेटरी मोशन के अंदर एनर्जी हमेशा सेम रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो मुकम्मल आपके पास जो है एप्लीकेबल होता है। तो क्या होगा, इसका सी ऑप्शन है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। तो आप बताते हैं फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में बताते हैं, इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, अगर आप प्रोडक्ट करें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को, जवाब क्या आएगा? आप देखें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन आपके पास क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टाइम होता है। तो आप देखें जब आप प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब कर दें, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास प्रोडक्ट 1 आता है। डियर फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जहां पे हमने 2 किस्म की वाइब्रेशन पढ़ी है, एक फ्री ऑसिलेशन, एक फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन का दूसरा नाम है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऐसी ऑसिलेशन जिनको आप खुद ड्राइव करें, जिनको आप जबरदस्ती मूव कराएं, तो ड्रिवन आपके पास हार्मोनिक वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है द एनर्जी अब्सॉर्ब बाय अ बॉडी इज, खाली जगह, एट रेजोनेंस। रेजोनेंस के टाइम एनर्जी बॉडी के पास कितनी होती है? तो मैक्सिमम एनर्जी होती है। पोल आपके पास टूट जाते हैं, जब फौजी पाँव मारते हैं तो इसका मतलब है उस वक्त पोल जो है वो फुल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होता है, तब जाके टूटता है। तो मैक्सिमम एनर्जी होती है आप। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 कंप्लीट वाइब्रेशन इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी। अब ये मैंने आपके पास थोड़ी सी कोशिश की है कि रंगीन सी एक डायग्राम जो है वो मैं बना दूं ताकि आपको समझ आए कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो रही है कितने सेंटीमीटर की, आपके पास 20 सेंटीमीटर की। इस 20 सेंटीमीटर को कहता है कि आप क्या करें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 कंप्लीट, एक वाइब्रेशन का एक हिस्सा फिर कितना होगा, अगर टोटल जो है वो 20 सेंटीमीटर है तो पहले बॉडी गई 5 सेंटीमीटर उसने कवर किए, फिर वापसी पे 5 किए, फिर अगले पे चली गई 5 कवर करते हुए, फिर अगले से वापस आई। तो इस तरीके से 4 हिस्सों में जाके बॉडी अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करती है।
ये देखें यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई तो एक पार्ट हो गया, ये फर्स्ट फेज है, फिर अगले फेज में यहाँ पे पहुंची, फिर थर्ड फेज, और थर्ड पे जाके उसके बाद फोर्थ पे जाके आपके पास जो है वो एक वाइब्रेशन मुकम्मल होती है। तो फिर 5 5 10, फिर 5 15 और फिर 5 20। तो 4 हिस्सों में अगर आप बनाएं तो 5 5 5 और 5, तो इस तरीके से आपके पास 20 सेंटीमीटर मुकम्मल होते हैं। डियर कैडेट्स, अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट ड्रिल की तरफ। तो लास्ट ड्रिल जो है वो पेज नंबर 208 पे है, जिस ये भी चैप्टर आपके पास नंबर 6 ऑसिलेशन। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द कॉज ऑफ डैम्पिंग। डियर कैडेट्स, डैम्पिंग का यहाँ से मतलब जो है वो ये है कि जब भी कोई चीज वाइब्रेट कर रही हो तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन वो अपनी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी लूज करना शुरू कर दे, जाया होना शुरू हो जाए। जैसे शॉक ऑब्जर्वर गाड़ी के एक दो दफा झटका लगता है, फिर लगते लगते स्प्रिंग जगह पे आ जाता है, इसको कहते हैं डैम्पिंग। तो ये किस वजह से होती है? तो ड्रैग फोर्स ऑफ एयर, ग्रेविटी भी, लेकिन नहीं ग्रेविटी की वजह से नहीं होती। टेंशन इन स्ट्रिंग, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज, ये भी ठीक नहीं है। तो ड्रैग फोर्स ऑफ एयर, हवा की जो रगड़ होती है उस वजह से। फॉर अ सिंपल पेंडुलम द रेस्टोरिंग फोर्स इज कॉज्ड बाय। रेस्टोरिंग फोर्स का यहाँ पे ये मतलब है कि एक सिंपल पेंडुलम मूव करता हुआ एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, अब वो वापस किस तरीके से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, किस वजह से आएगा? तो जब कोई भी चीज हाइट पे जाती है तो हाइट से उसे जमीन के निचले हिस्से की तरफ, जमीन की तरफ खींचने वाली कौन सी चीज होती है? ग्रेविटी होती है। तो ग्रेविटी उसे लेके आएगी। तो ये ए ऑप्शन है, ग्रेविटी। द वेलोसिटी ऑफ मास टाइड टू अ स्प्रिंग इज मैक्सिमम। कहां पे मैक्सिमम होती है? जब आप इसे मूव कराते हैं, ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, जाते 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 स्लो होता है, उसके बाद फिर वापस आता है। तो वापसी के टाइम पे जब मीन पोजीशन पे पहुंचता है तो मीन पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फेज मैंने आपको बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपको क्या बताता है? तो ये आपको स्टेट भी बता रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन। तो स्टेट में आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है और डायरेक्शन भी, कि इस वक्त आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बॉडी किस वक्त किस पोजीशन पे है, यहां से यहां पहुंची तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जी, 45 डिग्री का कवर किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसकी मोशन किस तरफ है, तो ये दोनों चीजें बता रहा होता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, किसी भी सिंपल पेंडुलम की जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी लेंथ के साथ साथ, क्योंकि नंबर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो लेंथ आप कम कर देंगे तो बहुत जल्दी वाइब्रेशन होगी, लेंथ ज्यादा कर देंगे बहुत आहिस्ता होगी। तो आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आपके पास डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर। और आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन के अंदर सिंपल पेंडुलम का ये जो बॉब है ये कितनी दफा मूव करता है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक दफा यहां से जाएगा इधर 1, दूसरी दफा वापस आएगा 1, फिर ये आगे निकल जाएगा 1, और फिर वापस आएगा तो 1 1 1 1 1, तो ये 4x। तो 4 आप x आपके पास डिस्प्लेसमेंट 4 मीन कि 4 वाइब्रेशन 4 हिस्सों में इसने की, जब तब जाके इसकी एक वाइब्रेशन जो है वो मुकम्मल होती है। तो डियर कैडेट्स, ये थी आपकी ड्रिल। इसके बाद आपके पास जो है इसकी स्वीट कैंडीज आ जाती हैं जो आपने सॉल्व करनी है। आपने अपनी फर्स्ट ईयर की बुक से हेल्प लेनी है, की बुक से हेल्प ले सकते हैं, ये आप खुद सॉल्व करें। नहीं होती मैं मौजूद हूं, मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं, किसी भी टाइम आप राब्ता कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने तैयारी खुद करनी है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि मैंने आपको 4 चैप्टर तैयार कराए, किसी भी कैडेट ने मुड़ के मुझसे नहीं पूछा स्वीट कैंडीज का, तो इससे मैं क्या फिर समझूं? पहली चीज तो मैं ये समझूंगा कि आपने सारा काम कर लिया, दूसरी चीज ये है कि कुछ भी नहीं किया आपने। तो ये जो हालात है खास तौर पे सेकंड ईयर क्लास के लिए, आपके यूईटी के टेस्ट ई कैट बिल्कुल सर पे खड़ा है। आपका मॉक टेस्ट होने जा रहा है, उसके बाद फिर अगले हफ्ते जो है वो आपका रियल टेस्ट होने जा रहे हैं। तो सीरियसनेस की सिचुएशन ये है कि किसी कैडेट ने भी राब्ता नहीं किया मेरे साथ, मुझे नहीं बताया कि जी मैं अप्लाई कर चुका हूं 1-2 कैडेट्स के अलावा। तो फिर ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है आपके लिए कि आप अपने इतने पिछले कई साल कैरियर की जो मेहनत है, जो आप अच्छा स्कोर करते रहे, वो एंड पे आके आप जाया करने जा रहे हैं। तो जाया ना करें, आप सीरियस लें, इसको अप्लाई करें, मुझे बताएं, मुझे आप स्लिप भेज सकते हैं। तो मेहनत करें, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे इसका आपको आपके पेरेंट्स को ही एडवांटेज होगा। कॉलेज जितनी मेहनत कर सकता था उससे ज्यादा कर रहे हैं। ये जो क्लासेस के अरेंजमेंट है आप सारे जानते हैं आपके लिए कितनी ज्यादा मेहनत की जा रही है। तो अच्छे से तैयारी करें, अच्छा रिस्पांस दें, हमें भी पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें भी सिला मिल रहा है कि आप पढ़ रहे हैं।
और आगे असल तो जो फल मिलना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलना है। डियर कैडेट्स, इसके साथ इतना ही। आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।